हिंदी साहित्य की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ लेखिका नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी सौतेला पति। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। क्यों चौंक गई? क्यों? जब माँ सौतेली हो सकती है, सौतेला बाप हो सकता है, भाई बहन सौतेले हो सकते हैं, तो पति क्यों नहीं सौतेला हो सकता है? किसी किसी को शादी से ही सौतेला पति मिल जाता है। अक्सर शादी के कुछ वर्षों बाद कोई पति सौतेला होने लगता है। वे खिलखिला पड़ी और देर तक हंसती रहीं। वो समझ नहीं पाई कि तृष्णा दी हंस रही हैं या ये उनके हृदय से निकला कोई जानलेवा रुदन है। शादी के बाद उदासी और बेतरतीबी फैली थी पूरी कोठी में। ढेर से मेहमान विदा हो चुके थे। घर की मनहूसियत से घबरा कर वे उसे लॉन में घसीट लाई थीं। लॉन का यह अंधेरे में डूबा कोना फिर भी भला लग रहा था। वो लॉन के गहरे अंधेरे कोने में बैठे हुए भी बिजली की उस आखिरी सीरीज को बरामदे में झूलती देखती रहीं, जिसे चौहान साहब गलती से उतरवाना भूल गए हैं या इसलिए वहाँ टंगी रहने दी है कि सड़क पर आ जा रहे लोगों को पता लग सके कि इस घर में अभी अभी शादी हुई है। वे जानती हैं, नीरा के पास उनकी हंसी का कोई जवाब नहीं है। नीरा चुपचाप कॉफ़ी सिप करते हुए उन्हें देखती रही। उनके मुंह से सौतेला पति शब्द विवाह की नेह भरी भागदौड़ में और व्यस्तता के बाद उसे बेहद अटपटा लग रहा है। उसने उन्हें चौहान साहब व उनके परिवार के रिश्तेदारों के उल्लास भरे चेहरों के बीच आंचल बांधे अपनी बेटी के कन्यादान करते देखा है। कैसे विश्वास कर ले उनकी इस बेसिर पैर की बेहूदी बात का? अपनी बेटी का ब्याह का अवसर किसी भी स्त्री के लिए अपनी गृहस्थी की पराकाष्ठा होती है, एक तुमुल नाद होता है, अपने जीवन साथी के साथ पूरा जीवन गरिमापूर्ण ढंग से निभाने का। फिर वे क्यों बहक रही हैं? उनके भरपूर जीवन से तो कोई भी रश्क कर सकता है। बेटा अमेरिका में इंजीनियर है, आज ही की फ्लाइट से वापस गया है। बेटी IAS है। प्रशिक्षण के दौरान ही उसने अपना मनपसंद साथी चुन लिया था। वे उसे फिर कोसती हैं। क्यों? तूने जवाब नहीं दिया मेरी बात सुनकर कि चौहान साहब मेरे सौतेले पति हैं? तृष्णा दी, आप भी अजीब बात करती हैं। मैंने तो उन्हें कभी भी आपसे सौतेला व्यवहार करते या आपकी अवमानना करते नहीं देखा। यही तो तिलिस्म है इस पति पत्नी के संबंध का। ऊपर से हर जोड़ा मुस्कुराता खिलखिलाता लगता है। मिलने जुलने वाले एक के बिना दूसरे को अधूरा सा महसूस करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जाने कितने तरह के छोटे मोटे टेढ़े कनेक्शन व विरोधाभास जुड़े होते हैं। तेरी साहित्यिक भाषा में कहें तो इतने सारे रिश्तों के संवेदनशील तंतु जुड़े होते हैं उन दोनों के बीच कि अंदर ही अंदर क्या घट रहा है कोई जान भी नहीं पाता। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो आपकी शादी से लेकर आपकी बेटी की शादी तक साथ रही हूँ। मैंने तो कभी आहट नहीं सुनी किसी भी ऐसे टेढ़े तंतु या उसके टूटने की। ठहाका मार के हंसते हुए बोली वो। मेन कनेक्शन अर्थात असली तंतु जुड़ा ही कब था जो तू उसके टूटने की आवाज़ सुन पाती? वैसे भी कोई लाख टोले इसके टूटने की आवाज़ कौन कब सुन पाता है? तुम सब कितनी चमत्कृत थी मेरी शादी से, तुझे याद है? वे कुर्सी पर आगे खिसक कर सिर को पीछे की तरफ टिका देती हैं। मैं व्यवसायी परिवार के इकलौते बेटे से ब्याही गई थी। जब हम देहरादून जा रहे थे तो तू भी स्टेशन पर छोड़ने गई थी। उस समय हम मध्यम वर्गीय लड़कियों के लिए AC के फर्स्ट क्लास कूपे में जाना कितनी बड़ी बात होती थी, है ना? वे किन्हीं विचारों में खो गईं। वे भूलना चाहती हैं कि वे किस तरह कूपे के बर्थ पर गहनों के बोझ से झुकी बैठी थीं। अंदर एक मीठी सिहरन से रोया रोया थरथरा रहा था। वे कनखियों से चौहान साहब को अपने व उनके रिश्तेदारों से विदा लेते देखती रही थीं। गाड़ी के चलते ही जैसे ही चौहान साहब ने कूपे का दरवाज़ा बंद किया और अचानक ही अपने हाथों में उनका चेहरा भर लिया तो एक अनबूझ नशे से उनका शरीर लहकने लगा था। होंठ किसी गर्म स्पर्श की कल्पना से कंपित हो उठे थे। आंखें नशीली हो अधमुंदी हो उठी थीं। चौहान साहब ने अपने होंठ उनके होंठों पर रखने के बजाय माथे पर रख दिए थे। आप थक गई होंगी, सो जाइए, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, आप भी कपड़े बदल लीजिए। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वे अपना नाइट सूट एयर बैग में से निकाल कर बाथरूम में कपड़े बदलने चले गए। वे सजी धजी हतप्रभ थीं। उनके रिश्ते की ननद ने उन्हें सजाते समय कितनी चुहल की थी। भाभी, आपके ठाठ हैं,
हमारा हनीमून तो बंद कमरे में हो गया था, आप तो छुप छुप करती गाड़ी में हनीमून मनाओगी। हमारे भैया बड़े शौकीन मिजाज हैं, आपको इतना सजाऊंगी कि आपके चेहरे से उनकी नज़र ही ना हट सके। वे कूपे में नख से शिख तक अभिसारिका बनी प्रतीक्षा कर रही थीं और वे उन्हें बिना नज़र भर देखे कपड़े बदलने चले गए थे और कपड़े बदलकर ऊपर की बर्थ पर सोने भी चले गए थे। वे काट हुई नीचे की बर्थ पर बैठी रह गई थीं। वे उस दर्द को एक वाक्य में उड़ेल कर रख देती हैं। वो मेरे जीवन की हनीमून नाइट नहीं थी, एक दुल्हन की उबाऊ व नीरस रात थी। जिंदगी की इसी नीरस शुरुआत से मैं घबरा गई थी। क्या जीजा जी के जीवन में कहीं कोई लड़की थी? नीरा ने पूछा। हाँ, 1 2 3 नहीं, बल्कि पूरे 8 साल इनके संपर्क में रही थी। इनके हॉस्टल के पास वाले गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, लेकिन इनके माता पिता ने मुसलमान लड़की से शादी करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन ये बात इतनी गंभीर तो नहीं थी। जीजा जी ने आपको हर तरह की आज़ादी दी, अपने घर की सत्ता सौंपी। तू क्या जाने एक स्त्री हृदय के लिए कितनी बड़ी बात थी, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जो हल्के फुल्के फ्लर्ट में भी विश्वास नहीं करती थी। पूरी निष्ठा से शादी का इंतज़ार करती रही कि वो अपना तन मन एक ही व्यक्ति को सौंपेगी। वे क्या बताएं, इसे शादी से पहले छिप छिप कर कोर्स की किताबों में वो जो उत्तेजक किताबें पढ़ती रही थीं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक सुनियोजित योजना के तहत उन्होंने गाड़ी से उतरकर मसूरी के लिए टैक्सी ले ली थी। वे पीछे की सीट पर बैठ गई थीं। ड्राइवर किसी काम से गया हुआ था। वे टैक्सी के विपरीत तरफ मुंह फेरे पीछे हाथ बांधे खड़े थे। उनकी टैक्सी से थोड़ी दूर पर एक टैक्सी खड़ी थी, उसमें भी नई दुल्हन बैठी थी। उसका दूल्हा टैक्सी की खिड़की पर झुके झुके ही उसके कान में पता नहीं क्या क्या सरगोशियां कर रहा था। फिर उसने टैक्सी की खिड़की पर झुके झुके दुल्हन के होठ अपने होठों में भर लिए। दुल्हन शर्मा कर जल्दी से अपने को छुड़ाकर सीट की दूसरी तरफ खिसक गई। शर्म से उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। इस घटना को देखकर उनका भी रक्त दौड़ने लगा था, लेकिन चौहान साहब थे कि टैक्सी की तरफ उल्टा मुंह किए हुए खड़े थे। उनकी बेरुखी, उनकी सपाट पीठ को देखकर उनके दिमाग में एक शक पनपा था कि कहीं ये किसी और से तो जुड़े हुए नहीं हैं। वो अपनी रॉ में बहती जाती हैं। जानती है, अपनी हनीमून ट्रिप में चौहान साहब हर रात किसी फिल्म शो में बैठ जाते या माल रोड पर मुझे साथ लिए भटकते रहते या फिर किसी ओपन थिएटर में गए रात तक मुझे बैठाए रखते। उन्हें कभी जल्दी नहीं रहती थी कि होटल में जाकर जल्दी से अपने कमरे में अपने को बंद कर लिया जाए। तृष्णा दी, प्लीज़ बस भी करिए। नीरा बेहद सकुचा उठी। नहीं, आज तो मुझे बोल लेने दे। वो उसके रोकने से रुकेगी नहीं, नीरा ये समझ चुकी थी। इसलिए उसने पूछा, आपको उनके संबंध की बात कैसे पता लगी? वहीं मसूरी में अपनी नई नवेली बीबी से इन्होंने घुमा फिरा कर कहना शुरू कर दिया था कि अगर मेरे जीवन में कोई और लड़की रही हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। मैं भी कहती रही कि मैं जान दे दूंगी या उसकी जान ले लूंगी। तब मैं इसे मजाक समझ रही थी। जिया जी ने अपने संबंध को मसूरी में ही स्वीकार कर लिया था। आशंका से नीरा का दिल धड़क उठा। यदि ऐसा हुआ होगा तो किस तरह एक नई नवेली दुल्हन की कोमल पंखुड़ियां कुचल दी गई होंगी। हाँ, ये बात पूरी तरह इन्होंने एक रेस्तरां में बताई थी। लस्सी का गिलास मेरे मुंह से लगा था, लेकिन लस्सी गले में फंस गई थी। मैं जैसे सुन्न हो गई थी। हमारे संबंध बनने से पहले ही सुन्न हो जड़ हो गए थे। मैं रात भर होटल के बिस्तर पर बिलखती रही और ये समझाते रहे, देखो मैं जीवन का आरंभ ईमानदारी से करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तड़पती रही। काश इस बात को छिपाकर मेरे साथ थोड़ा सा तरंगित होने का अभिनय करते। मेरे लिए अब एक दिन भी मसूरी में रहना दूभर हो रहा था। मैं अपनों के बीच पहुंचकर रोना चाहती थी। हम लोग वापस बाई एयर आए थे। मुझे आज भी याद है, एयरड्रोम पर इनकी महिमा से मंडित हो तुम सब दबी झुकी फूलों के गुच्छे लिए खड़ी थीं। लेकिन आप तो बेहद खुश थीं, वह उछली उछली फिर रही थीं। वो तो मैं अभिनय कर रही थी, उस लड़की का जिसे शादी के बाद अमीर घर मिल जाए तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते। अरे हाँ, याद आया, शादी के बाद तो आपने बीएड किया था ना। वे मन ही मन करहा उठी। क्या बताएं कि क्यों शादी के बाद बीएड करने माँ के घर रही थीं। शादी के बाद दूसरी बार जब वे अपनी ससुराल गई थीं, दिन भर आसपास की रिश्तेदार महिला आती रही थीं।
सास उनका सूटकेस खुलवाकर माँ की दी हुई साड़ियाँ व सामान दिखाती रही थीं। रात के 11 बजते ही सास ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उनसे कहा था, तृष्णा, तुम अब अपने कमरे में जाकर आराम करो। वे चल दी थीं। तभी सास ने हल्की स्मित से कहा था, जाओ बाथरूम में जाकर अपना थका चेहरा तरोताज़ा कर लो। मैंने तुम्हारा कॉस्मेटिक बैग वहीं रख दिया है, वहाँ तुम्हारे लिए एक नई नाइटी भी रख दी है। वे सास को सुनाने के लिए बाल्टी में मग से पानी लेकर फर्श पर लुढ़काती रही थीं। क्या करेंगी उस रेगिस्तान जैसी सूनी उजाड़ सपाट आँखों वाले के लिए सज धज कर। वे जैसी थीं वैसी ही अपने कमरे में चल दी थीं। चौहान साहब कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। तो क्या वे उनकी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या उनके मन में तृष्णा के लिए कोई आकर्षण की किरणें फूट निकली हैं? सोचते हुए उनका दिल पहली रात की तरह धक धक करने लगा। तृष्णा, तुम आ गई? उन्होंने कुछ अजीब अंदाज में कंधे से पकड़कर उन्हें पलंग पर बैठाया था। 2-3 मिनट इधर उधर की बात करने के बाद वे मतलब की बात पर आ गए थे। वो बहुत सीरियस है। कौन? वे जानबूझकर अनजान बन गई थीं। वही जिसके बारे में मैंने मसूरी में तुम्हें बताया था। अरे क्या हो गया उसे? उसने बहुत सी नींद की गोलियां खा लीं। उसे अस्पताल दाखिल करवा कर आया हूँ। मुझसे आप क्या चाहते हैं? उनका स्वर कठोर हो गया था। वे गिड़गिड़ाए थे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों साथ रह लो? मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। क्या? उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। उन्हें लग रहा था कि कटीली फांसों से उनका गला रुंध गया है। उन्हें लगा यदि वे आज नहीं बोली तो जीवन भर गूंगी रह जाएंगी। वे तड़प कर बोल पड़ी थीं, ये डबल गेम नहीं चलेगा। मेरे लिए शादी रोटी कपड़ा मात्र नहीं है। उसकी हालत पर तो रहम करो। वो रुआं से हो आए थे। उनकी विचलित आंखें सजल हो उठी थीं। मेरी हालत पर कौन रहम करेगा? आप और वो तो सजा पा रहे हैं लंबे प्रेम को जी लेने के बाद, लेकिन मैं विवाह के बाद के दिनों में किस पाप की सजा भुगत रही हूँ? पति प्यार देने के बदले दूसरी औरत को रखने की बात कह रहा है। तुम औरत होकर उसका दुख नहीं समझ रही? आपको अब पति तो नहीं कहूँगी, सो कॉल्ड पति होकर मेरे दुख का अनुमान भी नहीं लगा पा रहे। अगर आपने उसे मेरे साथ रखने की बात की तो मैं कल ही कोर्ट में डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन दे दूँगी। वैसे भी किसी दूसरी स्त्री से उलझे हुए व्यक्ति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी और बहनें भी हैं, इसलिए अपने जीवन को आपके साथ घसीटे जाने के लिए अभिशप्त हूँ। अब चौहान साहब के चेहरे पर कठोरता आ गई थी। तुम्हें पति की ये आज्ञा माननी होगी। कैसा पति? जो हनीमून के समय अपनी पत्नी को प्रेम कथा सुना रहा था। तुम्हारी इस बेहूदी आज्ञा को मानने से पहले मैं तुमसे अलग होना मंजूर करूंगी। मुझे कमज़ोर मत समझना। उनकी इस दृढ़ता को देखकर चौहान साहब बोले थे, हमें अलग होने के लिए कुछ समय तो दो। ये समय मैं आपको किस तरह दूं? तुम अपनी पढ़ाई के बहाने ये 1 वर्ष माँ के घर निकाल दो। इस बीच मैं उसे धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से अलग कर दूंगा। जो आदमी किसी स्त्री से इस कदर गहरे तक बिंधा है, उसके साथ रहना न रहना बराबर ही था। वे कुछ सोचते हुए बोली थी, लेकिन उसके बाद आप डबल गेम नहीं खेल सकते। यदि ऐसा करना चाहते हैं तो अभी तलाक ले लीजिए। अभी मैं बीएड करने के बहाने 1 वर्ष माँ के घर रह लूँगी। तुमसे तलाक लेना होता तो मैं शादी क्यों करता? कभी न धुंधली पड़ने वाली इस पूरी घटना को एक वाक्य में पिरो नीरा के सामने उन्होंने कहा, जानती है मैंने बीएड इसलिए किया था क्योंकि चौहान साहब की यही मांग थी कि मैं उनसे अलग रहकर उन दोनों को भी अलग होने का समय दूं। ये बहुत होशियारी से दोनों रिश्ते निभाते रहे थे। प्रेयसी के पास जाकर उसके आंसू पोंछते रहे। मेरे पिता के घर आकर बर्फनुमा पत्नी का अधिकार मेरी झोली में डालते रहे थे। मैं तुम लोगों को सफाई देती रही थी कि मैं बीएड इसलिए कर रही हूँ कि कभी ज़रूरत महसूस हो तो नौकरी कर लूँ। लेकिन आपने जीजाजी को इतनी छूट कैसे दे दी? क्या आपको जलन नहीं होती थी? जो कभी मेरा हुआ ही नहीं, जिसके लिए मेरे दिल में प्यार अंकुरित हुआ ही नहीं, उसके इस व्यवहार से क्या जलती? मुझे भी तो समय चाहिए था। उस लड़की पर भी तरस आया जिससे उसने दिल का रिश्ता जोड़ा, वो उसे नहीं मिला। उससे भी अधिक तरस आया अपने आप पर, जिससे मेरा दिल नहीं जुड़ा, वो मेरे पल्ले बंध गया। आप अलग भी तो हो सकती थीं। एक मध्यम वर्गीय परिवार की 3 लड़कियों में बड़ी बेटी जो कि नौकरी भी नहीं करती थी, अलग होकर जाती कहाँ? जिंदगी को घसीटने के अलावा कर भी क्या सकती थी?
जीजा जी उससे अलग होकर आपके वफादार तो रहे। बिना दिल के आदमी की वफादारी क्या और बेवफाई क्या। सारी दुनिया व अपने परिवार के सामने शराफत का नकाब ओढ़े हुए रहने वाला आदमी मेरे से अकेले में दुश्मन की तरह व्यवहार करता, मुझे बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं चूकता। इन्होंने सोचा था मैं गरीब परिवार की लड़की हूँ, इसलिए वो मन मुताबिक मुझे दबा देंगे, माँ बाप भी खुश रहेंगे और इनका प्रेम व्यापार भी आराम से चलता रहेगा। लेकिन मैंने उनके सपने को तहस नहस कर दिया था। दी बस भी करिए। तृष्णा दी पूरी तरह बहक चुकी थी। चौहान साहब की आंखों में मैंने आज तक कभी रोमांटिक शरारत नहीं देखी। चाहे मैंने कोई रंग पहना हो, कोई भी पोशाक पहनी हो, लेकिन इनकी सपाट आंखों में मेरे लिए कोई रंग नहीं लहका। ऐसे रेगिस्तान को मैं झेलती चली आ रही हूँ, किसी बेजान मूर्ति के साथ घसीटती जा रही हूँ। ऐसा नहीं था कि चौहान साहब जड़ व भावना शून्य व्यक्ति हैं, किंतु जैसे उनकी कोख में विवेक आया था, जैसे मरुस्थल में भी चेतना हिलोरे लेने लगी थी। हर दिन वो स्वयं फ्रिज खोल कर देखते थे, फ्रिज में दूध, पनीर, मक्खन, फल सही मात्रा में है या नहीं, व उदर में पल रहे उनके अंश तक वो सही मात्रा में पहुंच रहे हैं या नहीं। एक दिन वे पलंग पर लेटी चाइल्ड केयर की कोई किताब पढ़ रही थी। चौहान साहब पास की कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे थे। अचानक रेडियो पर एक गीत की पंक्ति बज उठी, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। इन पंक्तियों से चौहान साहब का जैसे रोया रोया झूम उठा। वे अखबार को मेज पर रख पुलक से भरे अपनी जगह से उठकर उनके उभरे हुए पेट पर हाथ फिराकर कान लगाकर उनके उदर में पल रहे अपने अंश की धड़कनें गिनने लगे व शरारती मुस्कान से उन्हें देखने लगे। पहली बार जब ये मेरे उदर से लगे अपने अंश के अस्तित्व को महसूस कर रहे थे, तब पहली बार मैंने उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान देखी थी। लेकिन मैं जल उठी थी। गुस्से में मैंने इन्हें परे ढकेल दिया था। ये पुलक, ये मुस्कान कभी मेरे लिए इनके चेहरे पर क्यों नहीं छलकी। लेकिन पिता तो आपके बच्चे के ही बनने वाले थे। उससे क्या हुआ, मेरे अंदर की स्त्री के लिए ये सौतेले ही थे। उनकी आवाज़ करहा उठी। तृष्णा दी बस। बस कैसे करूं? आज तू मुझे मत रोक। बरसों निर्लिप्त भाव से इन्होंने पैसा कमा कर मेरे हाथ पर रखा है। बरसों निर्लिप्त भाव से मैंने घर चलाया है। हम दोनों ने बहुत अच्छी तरह से दुनियादारी निभाई है और रिश्तेदारी निभाई है। हमने शरीर की मांग को भी भोगा है। तो कमी कहाँ रह गई? ये तू नहीं समझ सकती। कोई भी मेरी इस तकलीफ को नहीं समझ सकता। अपनी मांग पूरी होते ही हम एकदम से वही बन जाते हैं, एक पुरुष जो अपनी प्रेयसी को पा नहीं सका और एक स्त्री जो किसी दूसरी स्त्री की जूठन को कभी अपना नहीं मान पाई। नीरा हैरान थी सब सुनकर। तृष्णा दी, आप दोनों पति पत्नी का अभिनय तो दुनिया के सामने खूब कर गए। पति पत्नी तो हम सच में थे, हाँ, प्रेमी प्रेमिका कभी नहीं बन पाए। इसलिए सारी जिंदगी मैंने एक सपाट सूने मन से गुजार दी। ये अपने बिजनेस के बहाने मुझसे दूर भागते रहे और मैंने भी समय गुजारने के लिए इंटर कॉलेज में नौकरी कर ली। हाँ, हम लोगों की नज़रें भी आप पर टिकी रहती थीं। उस सौंदर्य, उस अस्तित्व का इन्होंने अपमान किया है। कभी मुझे चाहने का अभिनय नहीं किया, वरना उसी के सहारे जिंदगी जीती चली जाती। उत्तेजना से तृष्णा दी हाँफने लगीं। उनके शरीर पर चढ़ी कोमल मांसल परत भी थरथराने लगी। नीरा की नज़र उनके माथे पर अंधेरे में भी चमकती सुनहरी व लाल बिंदी पर अटक जाती है। इस भरे पूरे बंगले की स्वामिनी की बात पर विश्वास करना कितना कठिन लग रहा है। जिया जी को भी उसने हमेशा संतुलित व्यवहार करते देखा है। तृष्णा दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम दुखी होने का कोई ना कोई कोना ढूंढ लेते हैं, कोई बहाना गढ़ लेते हैं। तू समझती है ये गढ़ा हुआ बहाना है? उनकी आवाज़ अंधेरे को भी चीर कर रख देती है। जिस तरह पत्नी बनना, माँ बनना एक स्त्री की संपूर्णता है, उसी तरह प्रेमिका की तरह अपने चाहने वाले के प्रति अपने संपूर्ण नारीत्व के समर्पण का सुख भोगना भी नारी की एक तीसरी संपूर्णता है। प्रेमी चाहे उसका पति ही क्यों ना हो, एक स्त्री प्यार में, एक पुरुष में अपने आप को विलय कर देती है। ये सुख मैं नहीं जानती। मेरा सुख मन का सुख कभी नहीं बन पाया। देह से गुजरता हुआ रेत की तरह फिसलता चला गया। लेकिन मैंने तो संपूर्ण रूप से एक दूसरे पर आसक्त, पूर्णतः संतुष्ट पति पत्नी आज तक नहीं देखे। तू सही कह रही है।
लेकिन हमारे बीच मेन कनेक्शन ही नहीं बन पाया। बाकी बातें तो गौड़ हो जाती हैं। इतने अजीब दुख को झेलती रही हूँ कि किसी से कह भी नहीं सकती। मेरा पूरा जीवन दुनिया की दुनियादारी निभाते हुए बीता है। आज उम्र के इस ढलान पर भी मेरे अंदर एक अछूती कुंवारी छिपी बैठी है, जो उस प्रेम के लिए तरसती है जिससे कोई भी पुरुष प्रेमी अपने मन में सुकोमल प्रेम ज्योति जलाए नारी देह को समेटता है। सब्र के सारे बांध तोड़ वो सिसक उठती हैं। वे स्वयं ही आंखें पोंछती हुई बोली, लोगों के बीच, समाज के हंगामों में बच्चों के साथ हम पति पत्नी होते हैं, लेकिन जब हमारे बीच समाज का शोर शराबा नहीं होता, बच्चे नहीं होते, सेक्स नहीं होता, तो हमारे बीच कुछ भी नहीं होता। हम बेहद अनजान व्यक्ति बन जाते हैं। हम इस एकांत से घबरा कर बाहर आने के लिए छटपटाने लगते हैं। मैंने तुझे आज इसलिए ज़बरदस्ती रोक लिया। तूने देखा नहीं, जैसे ही इन्हें पता लगा कि घर की आखिरी मेहमान तू भी जा रही है, तो अपना सूटकेस उठा स्वयं ही बिजनेस टूर पर पहले निकल गए, क्योंकि ढेर से हंगामे के बाद ये अजनबीपन हमें जोर से कोंचता है। अपने बीच की बरसों की चुप्पी हमें जहर लगती है। आपके हिसाब से तो पत्नी भी सौतेली हो सकती है। बिल्कुल, मैं भी तो इन्हें नैसर्गिक पत्नी प्रेम नहीं दे सकी, बस ड्यूटी बजाती रही। किसी और औरत के छिप छिप कर मिले प्रेम ने इन्हें परितृप्त जरूर कर रखा है, फिर भी हमने बच्चों की शादी करके अपनी गृहस्थी को आखिरी मुकाम तक पहुंचाया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी ऑफ द प्योरली भारतीय दंपत्ति। बच्चों के नाम पर, समाज के नाम पर अपने आप को बलि का बकरा बनाते हुए अपनी आत्महत्या करते हुए जी जाते हैं। आपको पता लग जाता था जब ये उस औरत के पास जाते थे। टूरिंग जॉब वाले मर्दों का क्या ठिकाना होता है, सब तो वफादार नहीं होते। जब ये मेरे पल भर भी नहीं हुए तो कहीं भी पड़े रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। नीरा को लगता है कि तृष्णा दी से वो किसी बुजुर्ग की तरह बोल रही है। एक बात बताइए कृष्णा दी, हिप्पोक्रेट प्योरली भारतीय दंपत्ति को बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता? बच्चों की खुशी, सामाजिक प्राणी होने की खुशी, एक पारिवारिक आत्मीय सुरक्षा। हमारा समाज इसी आत्मीय हिपोक्रेसी पर टिका हुआ है। इट्स माई लाइफ की तर्ज पर जीने वाले देशों के बढ़ते हुए संबंध विच्छेदों के आंकड़ों की खबर तो आपको भी होगी, लेकिन वो ये नहीं कह पाई कि आप जैसी मामूली घर की लड़की को ये बंगला मिला, कार मिली, धनवान परिवार मिला। जानती है, शादी के बाद यदि मन रीता रह जाए तो इनका कोई मोल नहीं है। शायद तू ठीक कहती है, लेकिन अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी सौतेला पति। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। लेकिन कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।